आज हम 12th कॉमर्स सब्जेक्ट में उत्पादन फलन, एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले मांग एवं मांग का नियम, उदासीनता वक्र, उपभोक्ता संतुलन आदि के बारे में अध्ययन किया जा चुका है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि उत्पादन फलन क्या होता है। उत्पादन फलन की अवधारणा को समझने के लिए फलन शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। फलन शब्द गणित की एक शाखा चलन कलन से लिया गया है, जो दो परिवर्तनशील चरों के बीच पारस्परिक निर्भरता के संबंधों को व्यक्त करता है। अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या में दो प्रकार के चरों का प्रयोग किया जाता है। उसमें से कुछ चर तो स्वतंत्र व्यवहार करते हैं, जिन्हें स्वतंत्र चर के नाम से जाना जाता है, तथा कुछ चर अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते और दूसरे चरों पर निर्भर होते हैं। उन्हें आश्रित चर कहा जाता है। इस प्रकार से फलन के द्वारा हम आश्रित चर की स्वतंत्र चर पर निर्भरता का पता लगाते हैं। इस प्रकार से किसी वस्तु की मांग D उसकी कीमत P पर निर्भर करती है। D से तात्पर्य डिमांड से होता है और P से तात्पर्य प्राइस से होता है। अतः इस फलनात्मक संबंध को निम्न प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है। वस्तु की मांग उसकी कीमत का फलन है। अब हम उत्पादन फलन का अर्थ बतलाना चाहेंगे। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है और उस वस्तु के उत्पादन की मात्रा प्रत्यक्ष रूप से इन साधनों की मात्रा पर निर्भर करती है। जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र में उत्पाद या प्रदा के नाम से जाना जाता है, तथा उत्पादन की प्रक्रिया में जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अदा या पड़त के नाम से जानते हैं। इस प्रकार उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पाद का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन फलन उन दोनों के भौतिक संबंध को स्पष्ट करता है। इस प्रकार यह एक उत्पादन फलन की उत्पत्ति के साधनों एवं उत्पाद के बीच भौतिक संबंध को स्पष्ट करता है। उत्पादन फलन उस अधिकतम दर की ओर संकेत करता है जो उत्पादन के साधनों के विभिन्न संयोगों के द्वारा एक निश्चित समय में तकनीकी ज्ञान के एक निश्चित स्तर तथा प्रबंधकीय योग्यता की एक निश्चित स्तर पर प्राप्त की जा सकती है। इसी को अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाओं में सैमुअल्सन के शब्दों में उत्पादन फलन वह तकनीकी संबंध है जो यह बताता है कि साधनों के प्रत्येक समूह विशेष द्वारा कितना उत्पादन किया जा सकता है। यह संबंध किसी दिए हुए तकनीकी ज्ञान के स्तर के लिए ही व्यक्त किया जाता है। वाटसन के अनुसार किसी फर्म के भौतिक साधनों तथा उत्पाद की भौतिक मात्रा के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर कह सकते हैं कि उत्पादन फलन एक दिए हुए समय में साधनों के सभी संभव संयोगों तथा प्रत्येक संयोग से संबंधित अधिकतम उत्पादन के बीच संबंध व्यक्त करता है, जबकि तकनीकी ज्ञान की स्थिति दी हुई हो। अब हम आते हैं उत्पादन फलन की मान्यताओं के संबंध में। पहला पॉइंट, एक दिए हुए समय में तकनीकी ज्ञान का स्तर यथा स्थिर रहता है, अर्थात तकनीकी ज्ञान स्थिर होना चाहिए। दूसरा,
फर्म समय विशेष में उत्पादन की कुशलतम तकनीक का प्रयोग करेगी, जबकि फर्म के लिए लागत व्यय दिया हुआ हो। इसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट की ओर। उत्पादन के विभिन्न साधनों को छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। चौथा, उत्पादन फलन की एक मान्यता यह भी है कि उत्पादन इकाई के लिए लागत व्यय दिया हुआ होता है। और पांचवा, एक उत्पादन लागत केवल एक दिए हुए समय के लिए ही सत्य होती है। इस प्रकार से उत्पादन फलन की मान्यताओं के संबंध में क्या क्या नियम लागू होता है, इसमें पहला पॉइंट, तकनीकी ज्ञान स्थिर होना चाहिए। दूसरा, कुशलतम तकनीक और फर्म के लिए लागत व्यय दिया हुआ हो। फर्म की लागत व्यय दिया हुआ हो मतलब उसमें फर्म का लागत पहले से दे दिया रहता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों को हम छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है, उत्पादन इकाई के लिए लागत व्यय पहले से दिया हुआ रहता है। पांचवा, उत्पादन लागत केवल एक दिए हुए समय के लिए सत्य होती है, अर्थात समय समय में परिवर्तन होते रहता है और उस परिवर्तन के आधार पर उत्पादन लागत को समय समय अनुसार बदला भी जा सकता है। इस प्रकार से उत्पादन फलन की मान्यता कंप्लीट होता है। उत्पादन फलन की परिभाषा, आशय, उत्पाद, अदा, प्रदा आदि जान लेने के बाद अब हम आते हैं उत्पादन फलन के प्रकार के संबंध में। उत्पादन फलन को दो प्रकार से बांटा जाता है। स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन, अर्थात जब उत्पादन के कुछ साधनों की मात्राओं को स्थिर रखा जाता है तथा अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो उसे स्थिर अनुपात वाला अल्पकालीन उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। ऐसे उत्पादन फलन को अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं, क्योंकि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, दीर्घकाल में तो सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। सुविधा की दृष्टि से एक साधन को परिवर्तनशील तथा अन्य सभी साधनों को स्थिर मान लिया जाता है। यदि फर्म अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए एक साधन की पूर्ति को बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि करती है, तो स्थिर तथा परिवर्तनशील साधनों के बीच का अनुपात परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में ऐसा ही होता है। इस प्रकार से परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन फलन की एक अवस्था है, जिसकी व्याख्या हम उत्पत्ति ह्रास नियम के रूप में करते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरा पॉइंट, परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन। जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात जब किसी भी साधन को स्थिर न रखते हुए सभी साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो उसे परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन कहते हैं। ऐसे उत्पादन फलन को दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं, क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। सभी साधनों के एक साथ परिवर्तित होने पर फर्म या प्लांट का पैमाना ही परिवर्तनशील हो जाता है। इसी कारण उत्पादन या प्रतिफल में होने वाले परिवर्तन के लिए पैमाने का प्रतिफल वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं उत्पाद की अवधारणाओं के संबंध में। एक फर्म द्वारा एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की मात्रा को ही उत्पाद अथवा उत्पादन कहते हैं। उत्पाद की प्रमुख रूप से 3 धारणाएं होती है, जिनमें पहला है कुल उत्पाद। उत्पादन के विभिन्न साधनों का एक निश्चित समय अवधि में प्रयोग करने से जो उत्पाद प्राप्त होता है,
उसे कुल उत्पाद कहा जाता है। अल्पकाल में कुल उत्पाद परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि किए जाने से बढ़ता है। इस प्रकार से एक समय अवधि विशेष में हम जितना भी उत्पादन करते हैं उनकी योग को ही कुल उत्पाद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं दूसरा पॉइंट, औसत उत्पाद। अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पाद के नाम से जानते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए कुल उत्पाद अर्थात जो जितना उत्पादन हुआ रहता है उसकी मात्रा को परिवर्तनशील साधनों की मात्रा से भाग दे दिया जाता है। और तीसरा सीमांत उत्पाद, उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पाद में प्रयोग करने से कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है उसे ही सीमांत उत्पाद कहा जाता है। अब हम आते हैं अल्पकाल एवं दीर्घकाल में अंतर। अल्पकाल से तात्पर्य होता है कम समय के लिए और दीर्घकाल का समय होता है लंबे समय के लिए। पहला पॉइंट, अल्पकाल एक ऐसी समय अवधि है जो उत्पादन के स्थिर साधनों में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक समय से कम होती है, जबकि दीर्घकालीन वह समय अवधि है जिसमें उत्पादक आवश्यकता अनुसार उत्पादन के समस्त साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात उसके पास पर्याप्त समय मिल जाता है। एक उत्पादक को इतना अधिक समय मिल जाता है कि वह उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात उसके पास इतना पर्याप्त समय रहता है। दूसरा, अल्पकालीन अवधि में उत्पादन की मात्रा केवल परिवर्तनशील साधना की मात्रा बढ़ाकर ही संभव है, जबकि दीर्घकालीन अवधि में उत्पादन की मात्रा स्थिर और परिवर्तनशील दोनों प्रकार के साधनों में वृद्धि कर बढ़ाई जा सकती है। तीसरा, अल्पकालीन अवधि में उत्पादन के साधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, स्थिर साधन एवं परिवर्तनशील साधन। दीर्घकालीन अवधि में स्थिर एवं परिवर्तनशील साधनों के बीच अंतर समाप्त हो जाता है। और चौथा पॉइंट है, अल्पकालीन अवधि में कीमत के निर्धारण में मांग का अधिक प्रभाव रहता है, जबकि दीर्घकालीन अवधि में कीमत पर मांग की तुलना में पूर्ति का अधिक प्रभाव रहता है।